हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। लास्ट वीडियो में हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात की थी, उसी के आगे चल रहे हैं अब आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो देखिए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स में जब लाभ हानि खाता किसी व्यवसाय की निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है, इतने सामान्य तो वो कुछ वर्ष के लिए बनाता है, 1 वर्ष के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो लेन देन किए गए हैं उनका जो परिणाम होता है वो सकल लाभ और सकल हानि या शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि के रूप में होता है। तो ऐसी स्थिति में जो 1 वर्ष में बना गया है उससे लाभ व्यवसाय की प्रगति और अर्जन शक्ति में वृद्धि या कमी के संबंध में कोई सुदृढ़ जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए ऐसा विश्लेषण करने से वो पूरी तरह बेकार हो जाता है। और जब एक या एक से अधिक अवधि के लिए लाभ हानि खाते तैयार किए जाते हैं तो उनका तुलनात्मक अध्ययन करके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में एक सुदृढ़ जानकारी प्राप्त होती है। इसी के कारण कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या एक्सप्लेन रिलेशनशिप बताता है सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स में और उसके इफेक्ट जो ग्रोस प्रॉफिट पर पड़ रहे हैं। दूसरा, a comparative income statement shows the operating result for a number of accounting periods so that changes in absolute data from one period to another may started in term of money and percentage। जो चेंजेस हुए हैं उनको मनी और परसेंटेज के रूप में आसानी से देखा जा सकता है। द कंपेरिजन ऑफ इनकम स्टेटमेंट फॉर सक्सेसिव पीरियड हेल्प द एनालिस्ट टू ऑब्जर्व द प्रोग्रेस ऑफ ए बिजनेस। और जो लाभ हानि खाते की सहायता से व्यवसाय में जो प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह से जो कंपैरेटिव बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक व्यवसाय की 2 या 2 से अधिक अवधियों के लिए संचालन क्रियाओं के परिणाम को दर्शाने वाला विवरण है। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके इंटरप्रिटेशन की। तो देखिए इंटरप्रिटेशन करने के लिए इसमें देखा जाता है वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ सेल्स, एनालिसिस of cost of goods sold, comparison of gross profit and sales, operating expenses, relationship between gross profit and net sales। ठीक है, तो जब तुलनात्मक लाभ हानि खाते का निश्चित किया जाता है तो उसमें सकल लाभ एवं उसकी बिक्री का प्रतिशत की तुलना की जाती है। तो जो निर्वाचन करता है उसको कंपैरेटिव बैलेंस शीट निर्वाचन करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी के ग्रोस प्रॉफिट का तुलनात्मक अध्ययन इस तरह से करना चाहिए कि उसकी बिक्री के साथ उसका प्रतिशत भी ज्ञात कर सके। इसके अध्ययन से कंपनी की बिक्री की लागत आदि में होने वाली जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग उसके ट्रेंड हो रहे हैं उसकी जानकारी आसानी से मिल जाती है। और यह वृद्धि या कमी कितनी मात्रा में हुई है इसके द्वारा निर्वचनकर्ता व्यापार की दीर्घकालीन प्रवृत्ति का भी आभास कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ग्रोस प्रॉफिट और सेल्स का एक रिलेशनशिप बनाई जा सकती है, उससे पता लगा जा सकता है। फिर है कंपेरिजन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड देयर परसेंटेज। तो कंपनी अथवा संस्थान में लाभ 2 कारणों के होते हैं, हम ये मानते हैं। ठीक है, संचालन कार्य से और गैर संचालन नीति से। इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा संचालन कार्य से होने वाले लाभों का है। कंपनी के कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का विश्लेषण एवं निरीक्षण करते समय एनालिस्ट को यह ध्यान में रखना चाहिए कि संचालन लाभों की गणना निरपेक्ष राशि का तुलनात्मक अध्ययन इट मीन्स प्रतिशत के रूप में तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए एवं विवरण जो व्यय हैं उनको घटा दिया जाना चाहिए। किसमें से? सकल लाभ में से। जितने भी विवरण जो व्यय हैं, कौन से? कारखाना व्यय, प्रशासनिक व्यय, विक्रय एवं वितरण व्यय, इनको घटा दिया जाना चाहिए। और बिक्री में वृद्धि या परिचालन व्यय पर नियंत्रण से में संचालन लाभ से क्या होती है? वृद्धि होती है। इसके स्थिति में उसमें संचालन लाभों में कमी होती है। तो परिचालन व्यय में वृद्धि व्यापार के विस्तार के कारण होती है। ठीक है, लेकिन आवश्यकता से अधिक वृद्धि प्रशासनिक जो प्रबंध की अकुशलता उसका परिणाम होता है। तो ये बहुत अच्छे से देखना चाहिए कि उसमें जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसका क्या रोल है। फिर है ये बात कर सकते हैं कि कंपेरिजन ऑफ प्रॉफिट एंड देयर परसेंटेज। देखिए प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में ये देखना चाहिए शुद्ध लाभ की गणना और गैर संचालन लेन देनों से होने वाले लाभांशों को सम्मिलित करना चाहिए। गैर संचालन मदों में वित्तीय आय तथा संपत्ति की बिक्री और लाभ हानि खाते आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए। कंपनी का शुद्ध लाभ ही लाभप्रदता का प्रतीक माना जाता है। तुलनात्मक
अध्ययन एवं रिविजन कार्य में शुद्ध लाभ के साथ साथ जो सेल्स पर जो परसेंटेज और विनियोग पर जो परसेंटेज को भी शामिल करना चाहिए, जिससे कि निर्वाचन परिणाम बहुत अच्छे से सत्यता और वास्तविकता के निकट हो सके और उनको आसानी से जाना जा सके। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सनराइज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31st 2016 and 31st 2017 you are required to prepare a comparative profit and loss account and interpret the result। तो देखिए आ जाते हैं हम इसके। हमें दिया हुआ है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो चलिए बना लेते हैं अब कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं बनाने के लिए? चलिए आ जाते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस की होगी शायद, करी नहीं करी? चलिए देखते हैं। अब बनाते हैं हम सनराइज लिमिटेड कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2017। देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे पर्टिकुलर्स, इसमें फॉर द ईयर एंडिंग ये आ जाएगा 31/3/2016, ये आ जाएगा 31/3/2017। ये मनी का साइन आ जाता है। चलिए अब ये चेंजेस आ जाएंगे, एब्सोल्यूट ये आ गया है और ये रिलेटिव। ठीक है, परसेंटेज में आ जाएगा, ये आ गया। देखिए सबसे पहले आइटम हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दिया हुआ है क्वेश्चन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है देखिए 2,40,000 और इधर आ गया है 3 लाख। तो बच्चों क्या हो रहा है, ये तो इंक्रीज हो रहा है 60,000 और ये आ गया परसेंटेज हमारा 25%। ठीक है, चलिए सेकेंड आ गया है आइटम अदर इनकम। अदर इनकम मीन्स क्या कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो आ जाएंगी वो है 1500। तो देखिए कोई चेंज नहीं हो रहा है, डैश कर दीजिए। चलिए टोटल कर लेते हैं, ये आ गया थर्ड टोटल रेवेन्यू। ठीक है, 2,41,000 और 3,01,500, ये आ गया 60,000 और ये आ गया है 84। ठीक, चलिए अब आ जाता है फोर्थ। इसमें हम लिखेंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या दिया हमें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है 1,50,000, 1,87,500। तो देखिए किससे इंक्रीज हो गया ये 37,500 से और ये परसेंटेज आ गया है 25%। चलिए नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ओवर हेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवर हेड्स कितने दिए हुए देखिए, हाँ थर्ड नंबर पे है ये 9,000 और 12,000। कितने से इंक्रीज हो गया है 3,000 से। परसेंटेज निकाल लीजिए फटाफट, 33.33%। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम नेक्स्ट में
एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड कितना दिया हुआ है देखिए 33,000 और 45,000, कितना इंक्रीज हो गया भाई 12,000, और ये आ गया परसेंटेज हमारा 36.36। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है एक्सपेंसेस। देखिए क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना दिया हुआ है 27,000, 21,000। देखिए यहाँ लॉस में आ गए भाई, कर दीजिए ब्रैकेट 6,000, और यहाँ हो गए 22.22%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कौन सी आ गई नॉन ऑपरेटिंग, कितना दिया हुआ है 3,000, इधर 1,500, क्या हुआ भाई इंक्रीज और डिक्रीज, देखिए फिर डिक्रीज हो गई है तो 1,500, बढ़िया है डिक्रीज हुई तो। फिर ये आ गए 50%, कहाँ गया भाई, हाँ 50, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं इसका टोटल कर लेते हैं, आ जाइए। टोटल एक्सपेंसेस क्या हो गया 2,22,000 और 2,67,000, ये हो गया 45,000 और ये हो गया 20.27,000। तो चलिए फिफ्थ कॉलम निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर देंगे, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 19,500, इधर आ गया, इधर आ गया 34,500, ये आ गया हमारा आइटम 15,000 और यहाँ 76.92%। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लोज कर दीजिए इसको, ये लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से कंपैरेटिव बैलेंस शीट की तरह से ही हम एक कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तैयार कर लिया है हमने। तो देखिए अब इसको इंटरप्रेट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे रेवेन्यू, इसमें देखिए इंक्रीजिंग प्रोसेस है तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। अदर इनकम नो चेंज। एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये बढ़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये भी बढ़े हुए हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कमी आई है, अच्छी बात है। अदर एक्सपेंसेस में कमी आई है, तो जो टोटल एक्सपेंसेस है हमारे 2,22,000 और नेक्स्ट ईयर में है 2,67,000। तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग उसमें ट्रेंड में है। तो नेट प्रॉफिट देखिए हमारा ऑटोमेटिकली कम हो गया है। तो ये इस तरह से पूरा कंपैरेटिव स्टडी की जाती है कि किस कारण संस्था के जो नेट प्रॉफिट है उसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड रहा है, डिक्रीजिंग है, क्या कारण है, कौन से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, उन पे कंट्रोल कैसे किया जाना है, किस तरह से किया जाना है, ये सब कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखकर ही किया जाता है। तो इसके और क्वेश्चंस आप बुक्स में से देख के करिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से परफेक्ट हो पाएंगे। तो मिलते हैं।